पंजाब में ऑप सिंदूर के पूरा होने के ठीक पहले अमृतसर में, जालंधर में 2 ब्लास्ट होते हैं। डीजीपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। हर बार जो कभी गृह मंत्री अमित शाह, कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा जाता है कि ये तो बस पॉज हुआ है, दोबारा ऑप सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है। कुत्ते की दुम को आप 10 साल स्टील की ट्यूब में रखें और स्टील की ट्यूब निकालें तो दुम वैसी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ दिए उसने। क्या था उन 88 घंटों में? इस बार हमने डिसाइड किया कि साहब जो टारगेट्स होंगी वो जंगल में मोर नाचा टाइप नहीं होंगी, शहर के बीच में मारेंगे। सबसे बड़े ये 9 टेरर टारगेट हमने चुने, 9 के 9 हमने परखच्चे उड़ा दिए, ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स एक भी टेरर कैंप को नहीं बचा सकी। हमारे सुखोइस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किए और घुस के बंकर में पहुंच के वहां जाके फटा, चीथड़े चीथड़े उड़ गए। पाकिस्तान की जितनी परमाणु क्षमता है वो अमेरिका की निगरानी में है, और इसीलिए ऑप सिंदूर के समय अमेरिका घबरा गया था। ये वाकई सच है। वो नाम के पाकिस्तान के हैं, हाँ। मालिकाना हक अमेरिका का हो गया। उसने सुबह सुबह 10 तारीख को उसने कॉल किया। हमारे लोग बोले सर अभी तो और ठोकना था, मजा नहीं आया। हाँ। ये दिल मांगे मोर। हाँ। तो हमने 2-3 टारगेट्स और थी तो हमने कॉल नहीं ली। जिस दफ्तर में आईएसआई के पहलगाम की प्लानिंग हुई थी उसके परखच्चे उड़ा दिए। हमने ऑप सिंदूर को ऑफ नहीं किया, तुम फिर करके देखो, पड़ाक से आपको मिलेगा। और न्यूक्लियर गिदड़ भभकी हमको बिल्कुल नहीं रोकेगी। नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम अपनाएंगे हमारे परमाणु हमले की। ये सच। उसने कहा है कि तू करके देख, तू एक चला, टैक्टिकल न्यूक भी चला, हम पाकिस्तान को निस्तना भूत कर देंगे, राख में बदली कर देंगे। आपके 700 साल अगले कोई अनाज का एक दाना नहीं उगेगा, क्योंकि तुम 1/5 हो हमारे साइज का। तबाह तो हो ही चुका है, अब तबाह तो तकरीबन हो ही चुका है, और जो बचा खुचा है अब हमको वो पूरा कर देना चाहिए। क्या हमें 88 घंटे के बाद ऑप सिंदूर बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे सही समय था पीओके वापस लेने का? ये दिल मांगे मोर। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इन बीते 1 सालों में हमने क्या पाया, पाकिस्तान ने क्या खोया, हमने क्या सीखा और पाकिस्तान ने क्या गंवाया, ये आज हम करने वाले हैं बात। पॉडकास्ट में मेरे साथ रहेंगे मेजर जनरल डीडी बख्शी सर, जिन्हें आप सर बहुत प्यार करते हैं। उनसे हम समझने वाले हैं कि वो 88 घंटे कैसे रहे, कैसे अंजाम दिया गया और कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। खासकर इसलिए भी क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर देश में लिखी गई किताबों में सबसे पहले किताब लिखी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बस 1.5 से 2 महीने के भीतर ये किताब आ गई थी, जिसमें न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का बल्कि पाकिस्तान को जो निस्तनाबूद किया हमारी सेना ने, उसकी हर बारीकी, हर बात है। आज भी बहुत से इंसाइट आपको मिलने वाले हैं, लेकिन सर का मैं स्वागत करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, कोई आपको मेंबरशिप नहीं लेनी है, किसी तरह का पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है। और मैं बताऊं, हमारा पहला माइलस्टोन जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है, उसके बहुत नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। अब और आगे बढ़ने में आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए अब मैं बोर्डिंग पास नहीं देती हूँ, क्योंकि आज इस किताब के साथ हम शुरुआत करेंगे। इस बुक को जो सर ने मुझे दिया है उसके साथ शुरुआत करते हुए मैं करती हूँ स्वागत मेजर जनरल डीडी बख्शी सर का।
बहुत स्वागत है थैंक यू, थैंक यू। आज सर, मजा आने वाला है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान के जो जख्म हैं वो हरे तो अभी तक होंगे, ताज़ा अभी तक होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ मिलके उस पर नींबू मिर्ची छिड़कने वाली हूँ, उस पर मैं और दर्द देने वाली हूँ उनको। शुरुआत हम करें ऑप सिंदूर के ऊपर, लंबी आपसे चर्चा मुझे करनी है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में ऑप सिंदूर के पूरा होने के ठीक पहले अमृतसर में, जालंधर में 2 ब्लास्ट होते हैं। अब डीजीपी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आईडी ब्लास्ट ये हो सकता है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ऑप सिंदूर के 1 साल पूरा होने के बाद ये माहौल खराब करने की कोशिश है। तो सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। हो सकता है, लो ग्रेड टेररिस्ट एक्ट है, क्योंकि कोई फॉर्चुनेटली कोई ना शहीद हुआ ना कोई घायल हुआ, और बच गए दोनों में। टोकनिज़म ज़्यादा लग रही है, बट टोकनिज़म का मतलब ये कि अगर इसको रिलेट किया जाए ऑप सिंदूर से, कि 7 तारीख को ऑप सिंदूर शुरू हुआ था, 6 की रात को अगर ऐसा होता है, और जैसा कि डीजीपी साहब ने भी लिंकेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, तो कमेमोरेटिव टेररिज्म तो पाकिस्तान की आईएसआई की आदत है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी होता था। इनफैक्ट हम तो कैलेंडर पे मार्क कर लेते थे यौम सिहा, और ये उनके कई दिन हैं जहाँ पे वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स को याद करते हैं। मकबूल शेरवानी की हैंगिंग, ये वो ये, और उस टाइम पे वो लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। कमेमोरेटिव टेररिज्म कहा जाता है इसको, कि कोई इंसिडेंट, कोई वारदात को कमेमोरेट करने के लिए। तो पाकिस्तान में तकरीबन टेररिज्म तो खलास है, ख़त्म है। ड्रग्स के ज़रिए उसको दोबारा जिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ड्रग्स का भी वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो ड्रग्स से क्या होता है कि आपको कंट्रोल ज़ॉम्बीज़ मिल जाते हैं। इफ़ अ मैन इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स, यू कैन जस्ट पे हिम, और विदाउट पेइंग हिम एनीथिंग, जो कि मैं तेरे को नहीं दूंगा अगली शॉट अनलेस यू गो एंड प्लांट दिस देयर, और ये वो, तो उसको बोलते हैं म्यूल या कंट्रोल ज़ॉम्बी। वो मिल जाते हैं ड्रग एडिक्ट। एक बारी ड्रग एडिक्ट आप बन जाएं तो आपसे कोई कुछ भी करा सकता है। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की थी। आइडियोलॉजिकली तो खालिस्तानी टेररिज्म इज डेड, एटलीस्ट इन द पंजाब इट इज़ डेड। कनाडा में ज़िंदा रखी जा रही है CIA की मदद से, और MI6 ने अगर ज़िंदा रखा है लंदन में तो वो दूसरी बात है, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज इन पंजाब इट इज़ ओवर, except for the small scale incidents. जैसे हुआ, I won't take them too seriously, but like I said, we have to be careful all the same. Because पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है रिवाइव करने की, और हमने देखा है कि जब भी अमेरिका पाकिस्तान को गोद में रख लेता है, पुचकारता है लाइक अ पेट ब्लडी पूडल, तो अभी 3 बार बुला लिया था मुल्ला मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जनाब को 3 बारी डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने में बुलाया था। तो ऐसी जो वारदातें हैं ये इनके सर पे चढ़ जाती हैं, एंड देन ही डज समथिंग क्रेजी। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठाता क्यों है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना का करीबी है, और अमेरिका और चाइना की वैसे नहीं बनती है। तो क्या वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठाता है? क्योंकि वो पाकिस्तान को वीन अवे करना चाहता है चाइना से, 1, और नंबर 2 वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे उसने यूक्रेन का इस्तेमाल किया है रूस के बरखिलाफ। सो ही वांट्स टू यूज पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया to distract Indian attention, keep it tied down to South Asia, and to finger India base, very simply put. पाकिस्तान का वही तो रोल है, to be a bridgehead for extra regional powers. हाँ। मैं अब अगर ऑप सिंदूर के ऊपर आऊँ सर, 1 साल पूरे हो चुके हैं, और इस 1 साल में मुझे लगता है नींद तो आई नहीं होगी पाकिस्तान को कभी भी। और ये हर बार जो कभी गृह मंत्री अमित शाह, कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा जाता है कि ये तो बस पॉज हुआ है, दोबारा ऑप सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है। इसके बाद और ये इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद क्या पाकिस्तान को समझ आया है कि भारत से लड़ना तो बेकार है? मेरे ख्याल ये लेसन उन्होंने इंटरनलाइज तो कर लिया है, लेकिन वो बहुत ड्रामेबाज हैं। हर बारी पिटते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
वो अपनी दर्द छुपा के वो मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ऑल राउंड। और हद तो ये है कि ऊपर से जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। यहाँ तक कि जब 71 वॉर में इनका सरेंडर हुआ था तब भी पाकिस्तान में नैरेटिव चल रहा था कि लड़ाई हम जीते। तो तब तो जब इनके लोग घर नहीं आए 93,000 और जो मरे वो अलग, हाँ, तो फिर इनके लोगों ने इनको आड़े हाथ लिया और उस वक़्त भुट्टो साहब आ गए थे और उन्होंने फिर पाकिस्तान की फ़ौज की कारस्तानियों पे इनकी जो बेइज्जती हुई उस पर पर्दा डालने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, बिकॉज ही वांटेड टू स्ट्रेंथन हिज हैंड विज़-अ-वी द आर्मी। और आर्मी ने, आप जानते हैं, काफ़ी बदला लिया, उसको फांसी पे टांग के, उसकी बेटी को मार के तो ये तो वहाँ का फितरत है पाकिस्तान की। बट ये लोग, इनको वो बोलते हैं ना, कुत्ते की दुम को आप 10 साल स्टील की ट्यूब में रखें और स्टील की ट्यूब निकालें तो दुम वैसी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी आपको। ये फितरत है इस मुल्क की, ये बाज नहीं आएंगे। खासकर इनकी फ़ौज, पाकिस्तान के लोग तो तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 2 रोज़ की रोटी नहीं मिलती उस फटीचर मुल्क में, ना बिजली वहाँ पे मिलती है, लाइट्स आउट रहती हैं, ये है वो है, हर किस्म से उनकी तबाही हो रही है। लेकिन एक फ़ौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठना चाहती है, कभी चीन से साथ लेके वो भारत को तंग करना चाहती है। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनके टुकड़े ना हो जाएं। मैं ऑप सिंदूर के सर खासकर उन 88 घंटों के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। उन 88 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ दिए उसने कि अब बस नहीं रुके तो देश खत्म हो जाएगा? क्या था उन 88 घंटों में? देखिए बेटा, ये जो है, दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मिलिट्री क्लैश इन ग्लोबल मिलिट्री हिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 nuclear armed powers have fought it out in an intense conventional clash, not for half an hour, 1 hour, 1 day, stretching over 4 days, जिसमें कि एयर पावर का खासा मेरे व्यूवर्स को हिंदी में बता दूं, क्योंकि जब हम आपका पॉडकास्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आके कहते हैं कि ये हमें समझ नहीं आया। सर ये कह रहे हैं कि ये पहली बार विश्व में हुआ है कि 2 परमाणु संपन्न देश आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, लगातार 88 घंटे तक लड़ते रहे अगेंस्ट अ न्यूक्लियर बैकड्रॉप की दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, दोनों न्यूक्लियर, यानी वो लड़ाई कभी भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के पार जा सकती थी। उसके बावजूद भारत की सरकार ने ये रिस्क लिया, ये दुस्साहस किया कि वी विल कॉल पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ, उसका न्यूक्लियर ब्लफ वी विल कॉल इट आउट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी है कि हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पौए 2 पाव के बम है, 3 पाव के बम है, बकवास। He dare not। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक he had gotten away with it। वो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देता था और लोग यहाँ डर के जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। कांग्रेस के काल में देखिए, वो एक सवाल पूछा जाता है, टॉम कूपर जो कि एक ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट है, he says, which country has its parliament attacked and does nothing? Answer, India. Which country has 165 citizens killed in Mumbai and does nothing? India. Which country has 300 odd Indians killed in that Mumbai 2003 bomb blast, train blast and does nothing? India. मतलब एक तमाशा हो गया था कि बिकॉज जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पावर बना, even before it became an established nuclear power in 1998, पाकिस्तान ने ये हमको धमकी देनी शुरू कर दी थी कि अगर मैं कोई भी टेररिस्ट वारदात करूं और आप पलटवार में कन्वेंशनल मेरे पे अटैक करो या कुछ भी एक्शन लो तो साहब पॉप गोज द वीजल, बम फड़ाक से जा और मैं दिल्ली जो है धुएं में उड़ जाएगी।
अरे बकवास है साहब। जब कारगिल का युद्ध हुआ 3 महीने युद्ध चला था, कितने बॉम्ब आपने फटते देखे थे बेटे? कितने बॉम्ब आपने फटते देखे थे? जिल्च, जीरो। उस वक्त समझ आ जाना चाहिए था कि ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी है, लेकिन उस वक्त लोगों ने बोला कि भाई इसलिए नहीं हुआ कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। हाँ। हम पाकिस्तान में नहीं घुसे, वी फॉट ऑन आवर ओन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, वो हमारे बल्कि वो इलाके हमारे में एरिया बैठे में थे। इंट्रूजन करके आया था। हाँ। और उस वक्त भी हमने वैसे बड़े बड़े एहतियात से इसको संभाला, क्योंकि तभी दोनों कंट्रीज, 1 साल नहीं हुआ था न्यूक्लियर हुए, तो अभी पता नहीं था कि साहब किस हद तक पुश हो सकता है, एनवेलप कहाँ तक इसको ले जाया जा सकता है। तो इसलिए वी वर वेरी वेरी केयरफुल, वेरी रिस्ट्रेंड। बट पहली बार जो पलटवार शुरू करने का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि ये मौजूदा सरकार आई और इन्होंने 2016 में पहली बार उड़ी के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करी। हमारी 4 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस पूरे एलसी के कोई 400-500 किलोमीटर फ्रंट के ऊपर उन्होंने जगह जगह पे पार किया और अंदर 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के इसके जो लॉन्च पैड्स थे, टेरर लॉन्च पैड्स, उनको बर्बाद कर दिया। सोते कोई 30-40 टेररिस्ट मार के बगैर खरोच घर वापस आ गए। दैट वाज द फर्स्ट दिस थिंग। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली शुरू, और फिर आखिरकार 2019 में इसने वो आईडी ब्लास्ट किया जिसमें 45 सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हो गए। तो फिर भारत ने एयर स्ट्राइक करी बालाकोट में, जहाँ पे हमने कोई 250-300 टेररिस्ट मार डाले बॉम्बिंग करके अपने मिराज 2000 जहाज़ों से। तो प्रॉब्लम इन दोनों जो हमने काउंटर एक्शन लिया सीमा के पार, फर्स्ट टाइम वी क्रॉस द बॉर्डर एंड ऑन पाकिस्तान, घर में घुस के मारा, वॉज एक्चुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों टाइम हमने टारगेट्स ऐसी चुनी जो घने जंगलों में थी, आबादी से दूर थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोलैटरल डैमेज हो, सिविलियन मरे और ये हाय हाय नार नार मार दिया। हाँ। जैसे ये नाटक करते हैं कि सिविलियन मार दिए, औरतें बच्चे मार दिए। तो हमने दूर दराज के इलाकों में ये स्ट्राइक्स करी थी। इसीलिए शायद वो नकारने में भी कामयाब हो गए कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। हाँ। ठीक है, अब जंगल में मोर पूरी दुम फैला के नाचे, पंख फैला के नाचे, देखने वाला कोई नहीं, तो किसको पता कि मोर भी नाचा था या नहीं नाचा था। ठीक बात। तो इस बार जब इसने फिर दुस्साहस किया पहलगाम में, और पहलगाम के पीछे साहब एक शख्स का हाथ है बहुत बड़ा, वो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। देखिए, ये इसने पर्सनली अप्रूव की थी ये स्ट्राइक। ये प्लान आईएसआई में बने थे, लश्कर तोयबा को चार्ज दिया गया था। उनका जो है वो रेजिस्टेंस ग्रुप वगैरह नाम, उसकी जो ऑफशूट है, वो नाम बदलते हैं, अपने बैंक अकाउंट बदलते हैं, नाम बदलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। पहले उन्होंने तुरंत मेल करके ये हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसे बाद में डिलीट कर दिया बाद में डिलीट किया था। हाँ। सो ये जो है द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, तो ये जो है ये आईएसआई ने प्लान किया था। वी हैव सारे नाम हैं, कौन कौन उनके ऑफिसर इन्वॉल्व थे। उन्होंने ब्रीफिंग खुद दी थी आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर ने अप्रूवल दिया था, और उसने कहा था कि मजहब पूछ के मारना। तो उन्होंने बोला साहब कि ये क्यों? बोले मजहब पूछ के मारोगे तो मुस्लिम्स के बरखिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर फैल जाएगी और अपनी रॉयटिंग शुरू हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है इंडिया के अंदर, अगर आप इस स्टाइल से मारोगे, मतलब मजहब पूछ के मारो। हाँ। और वही किया गया। और आप देखिए कि 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ था, और उसके कुछ दिन पहले, कोई 10 दिन पहले, आसिम मुनीर ने एक टॉक दी थी ओवरसीज पाकिस्तानीज को। उसमें उसने 2 नेशन थ्योरी का बखान किया था। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। एक तो उसकी बड़ी अजीब प्रोनाउंसिएशन है, थप्पड़ मारने का मन करता। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट।
हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हम कुत्ता बिल्ली का वैर है हमारे में, ये है वो है, और पाकिस्तान एक प्योर मुस्लिम मुल्क है, रियासत मदीना 2.0। अभी ये सिखा रहा है गल्फ के देशों का, अरब देशों को, हाउ टू बी ट्रू मुस्लिम्स। अब आप देखें, यूएई है, दुबई है, अबू धाबी है, आप जाइए वहाँ पे उन्होंने एक हिंदू टेम्पल बनने की इजाज़त दी है। दे आर सो लिबरल, दे आर एडवांस्ड, दे आर चेंजिंग विद द टाइम्स। एक ये है कि 7वीं सदी में वापस दुनिया को लेके जाएंगे पाकिस्तान। हम सिखाएंगे सऊदी अरेबिया को, यूएई को, गल्फ स्टेट्स को, दुबई को, अबू धाबी को, हाउ टू बी ट्रू मुस्लिम्स। तुमको तो कन्वर्ट किया था आके उन्होंने, ठीक बात। सो इसने ये ड्रामा शुरू किया। देन वी फाउंड इट टेकिंग अ डेंजरस टर्न विद पहलगाम, जहां 27 निर्दोष लोग मारे और मजहब पूछ पूछ के मारे। बेटा 22 अप्रैल को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो मैं और मिसेस हम लोग बातें कर रहे थे बच्चों से, कहाँ जाना है डिनर के लिए, ये वो, हाउ आर वी गोइंग टू सेलिब्रेट, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन सारे काफ़ी खुश। एंड सडनली आई ओपन द टेलीविजन एंड आई सॉ दी आर गर्ल्स क्राइंग। कोई एक नेवल ऑफिसर की वाइफ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड वहाँ पड़े हैं, खून निकल रहा है उसकी आग, और वहाँ पे वो कह रहा है टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पानी पियो। अरे इट वॉज हार्ट रेंडिंग। क्या मतलब, क्या गुनाह किया है हमारी बेटियों ने कि उनके मांग का सिंदूर उजड़ता रहे, वो इस तरह बिलख बिलख के बेचारी टेलीविजन पे रोती रहे। इट बॉइल्स योर ब्लड एंड आई एक्चुअली माई ब्लड बॉइल्ड। यू सी अ मैन कैन, अब मैंने बहुत, आई हैव सीन लॉट ऑफ डेथ एंड डाइंग, मेरे दाएं लोग मरे, बाएं मरे, जैसे मैंने बताया शेलिंग में मैंने तो अंतड़ियाँ बाहर आती देखी हैं, ये वो। बट देन व्हेन इट हैपेंस टू मेन, देन वी आर ऑल culturally primed to grin and bear it, keep a stoic face and be a man, bear it, but when you see it happening to your daughter, to your little girl, to this thing, तो बिल्कुल खून खौल जाता है। It is unbearable। और मुझे याद है I was so angry that मैंने तो जाके टीवी पे जो निकला, मैंने काफ़ी, मुझे याद है बहुत, I was extremely angry and I cursed the government for reducing the army by 1,80,000 and doing this Agniveer scheme and all, because I was very angry because of this we have opened a window of opportunity for these people to strike again. But they struck again and our prime minister had gone out to Saudi Arabia। वो उसी दिन उल्टे पांव वापस आए। आते ही द मोमेंट ही लैंडेड ही वाज ब्रीफ्ड एट द एयरपोर्ट। रात को उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी, उनके बैठी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनके घर में मीटिंग हुई एंड इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एंड हिट बैक हार्ड। इस बार हमने डिसाइड किया कि साहब जो टारगेट्स होंगी वो जंगल में मोर नाचा टाइप नहीं होंगी, शहर के बीच में मारेंगे। भावलपुर में मारा। सो वी सिलेक्टेड टोटल ऑफ 9 टारगेट्स। और सुबह तक हमने देखा भी कि पाकिस्तानियों ने HD क्वालिटी वीडियो जारी कर दिए, निकाल दिए थे। क्योंकि देखिए 5 अक्रॉस द LC इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, 4 इन द पंजाब हार्टलैंड which included Bhavalpur, 110 kilometers inside Pakistan, where there is the Markaz-e Subhanallah, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed. Osama bin Laden had given $10 million to create a palatial complex. संगमरमर के वहाँ पे महल बने हुए थे मालूम, मरकज़ सुबहानल्लाह के नाम पे, ठीक है। और देन मरकज़ तैयबा, ये जो था, ये दिस वाज दी मुरीद लाहौर, हार्ट ऑफ द कंटोनमेंट के बीच में वहाँ पे ये मरकज़ तैयबा था, जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, जहाँ पे प्लानिंग हुई थी पहलगाम की, जहाँ पे पूरी ट्रेनिंग शेनिंग एग्जीक्यूशन रिहर्सल वहीं पे हुई थी। उसको हमारे एयरफोर्स ने जाके ठोका। तो देखिए, जो कि 5 टारगेट जो कि
क्लोजर थी टू दी LC, वो आर्मी ने हिट करी। हमने अपनी M777 जो कि मीडियम गन्स हैं, लाइट वेट टाइटेनम अलॉय की जो गन्स हैं, वी गॉट देम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। C-17 हमारे जो हेवी लिफ्ट हैं, तो C-17 हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उनको अरुणाचल से लाए पठानकोट। यहाँ से हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर उनको उड़ी ले गए। उड़ी रिज पे जाके बिल्कुल रिज के टॉप पे हमने लगा दी वो गन्स, जहाँ से हमको टेररिस्ट कैंप दिखते थे, और हमने उनको गनों से ब्लास्ट किया। कई कैंप्स को हमने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स हैं, हमारी ड्रोन की जो पार्टीज थी हैंडलिंग वाली, वो टॉप पे गई, ड्रोन उड़ा के उन्होंने सीधे हिट किए ये टेरर कैंप, पर खच्चे उड़ा दिए इनके। जो कि पंजाब में टेरर कैंप थे वो हमारी एयरफोर्स ने हिट किया, जो कि मरकज़े सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का कैंप भावलपुर में था। हमारे सुखोई 30s उसको हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हिट किया। बड़े बड़े छेद उनके हो गए छतों में, और वो जाके हमने उनमें टाइमर लगाए थे कि जिस फ्लोर पे है उस फ्लोर पे जाके फटे, एग्जैक्ट उस कमरे में जाके फटे। और देखिए किस्मत है इसकी ये असद मसूद अजहर की, कि उस वक़्त इसको शुशु आ गया, so he went to do pass urine in the bloody bathroom, and unfortunately the bomb hit that time. His whole family was wiped out. बिल्कुल। फिर बाद में रो रहा था, काश अल्लाह ताला ने मुझे भी उठा लिया होता, ये होता। अब दर्द पता चला क्या होता है जब अपने मरते हैं। और ये लेकिन इसी के बाद सर हमने वो सच भी देख लिया कि जब मसूद अजहर की फैमिली के और आतंकियों का जब जनाजा निकला, तो कैसे आर्मी चीफ वहां पर जाकर आर्मी के कोर कमांडर वहां पे थे। वो वहां पे DIG जो था पुलिस का, वो था मरियम नवाज सिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर थी पंजाब की, वो खड़ी थी, बड़े सल्यूट मारे जा रहे थे। दैट जस्ट गोज टू शो पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, एंड ऑल दिस नॉनसेंस दैट इज टॉक्ड इन इंडिया की ओहो इट इज नॉट पाकिस्तान, ये तो टेररिस्ट हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। ठीक बात। एंड दैट नॉनसेंस मस्ट स्टॉप। इट इज द पाकिस्तान आर्मी which is the main instrument of terrorism in Pakistan. And it's about time that we cut out this alibi. वो alibi तो वो देते हैं, हम क्यों उनको alibi देनी शुरू हो गए हैं कि नहीं पाकिस्तान आर्मी is not involved। पहले भी जब हमने सिंधु क्या कहते हैं हमला किया था इन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, नहीं हमने केवल टेररिस्टों को हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी तुमको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर बालाकोट में हमने टेररिस्ट हिट किए हैं। व्हाई दिस ब्लडी फॉल्स डिस्टिंक्शन व्हेन द पाकिस्तान आर्मी, कौन रिक्रूट करता है टेररिस्ट को? पाकिस्तान आर्मी ISI। हु ट्रेन्स देम? पाकिस्तान आर्मी ISI। हथियार कौन देता है? पैसे कौन देता है? ट्रेनिंग कौन देता है? भेजता इनफिल्ट्रेट कौन करता है? और जब मुंबई का हत्याकांड हो रहा था, हु वॉज वॉचिंग इट ऑन TV और सैटेलाइट फोन्स पे मिनट बाई मिनट गाइडेंस दे रहा था कि अब हेलीकॉप्टर आ गए हैं, अब शहादत का समय दिस्तिंग है, शहादत कबूल हो, वहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान से कि अब शहादत के लिए तैयार हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। ये मिनट बाय मिनट कंट्रोल, फ्रॉम A to Z द होल ब्लडी ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और हम लोग ये एक एलिबी दे रहे थे पाकिस्तान को, नहीं पाकिस्तान की फौज ने कुछ नहीं किया। वाई आर यू गिविंग सर्टिफिकेट्स ऑफ गुड कंडक्ट? सबसे बड़े ये पाकिस्तान की फौज, सारी जड़ की फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज। दुनिया भर में ISI, दुनिया भर में कहीं भी टेररिस्ट वारदात होती है, उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान को ट्रेस बैक किए जा सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये फॉल्स डिस्टिंक्शन हमने अनफॉर्चुनेटली सिंदूर की शुरू में भी मेंटेन रखी। और हमने पहले केवल टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया। नॉर्मली एयर स्ट्राइक करने के पहले SEAD ऑपरेशंस होते हैं बेटा। व्हाट इज SEAD? सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, SEAD ऑपरेशन, ठीक है। उसमें हम जाके उनके रडार उड़ाते हैं,
उनके एयर डिफेंसेस उड़ाते हैं, रास्ता खोलते हैं, ताकि अगर जब हम अटैक कर रहे हैं तो हमको इंटरफेयर ना हो। हमने रिस्क लिया ये फिक्शन मेंटेन करने के लिए कि भैया पाकिस्तान की आर्मी का कोई दोष नहीं, बेचारे लिली वाइट गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हैं, ठीक है। और उसमें हमने वी टुक अ रिस्क। अरे हर एयरक्राफ्ट कुड हैव बीन शॉट डाउन, और वैसे भी पाकिस्तान ने तमाशा शुरू कर दिया, हमने 6 रफाल गिरा दिए, 7 रफाल गिरा दिए। वेयर इज द ब्लडी प्रूफ? सही बात है। कहानी जितनी मर्जी गढ़ लो, वो प्रूफ दिखाओ ना, रैकेज दिखाओ, फोटो दिखाओ, सैटेलाइट फोटो दिखाओ, रडार पिक्चर दिखाओ। सैटेलाइट पिक्चर तो सर अब दूसरी कंट्रीज आपको दे देंगी। हाँ। आप ना भरोसा हम पे कीजिए, ना आपके सैटेलाइट पर हम भरोसा करें। हाँ। मैक्सार जो है सिविलियन सैटेलाइट फर्म्स, वो दुनिया भर के खींचते रहते हो, और ऐसी जगह पे वो खास खींचते हैं, आप उनसे खरीद सकते हो। हाँ, आज तक नहीं दिखा पाया पाकिस्तान। अगर आज तक अगर वाकई में किया होता तो आज अभी तक आप सैटेलाइट फोटो दिखा देते एकदम। लेकिन एक सैटेलाइट फोटो नहीं, एक रडार लॉक नहीं, एक रडार पिक्चर नहीं, यू सी। बट ये सब जगह ये बकवास फैला दिया कि हमने तो साहब जब इन्होंने स्ट्राइक किया था हमने 6, 7 और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 8, वो अपनी जोड़े जा रहे हैं। एक बहके हुए सन की वो है, एक सन की यहाँ पे मियाँ मुल्ला मनीर है। तो एनीवे हमने जब ये देखिए, सीधी बात ये है कि 9 टेरर टारगेट हमने चुने, 9 के 9 हमने परखच्चे उड़ा दिए, ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स एक भी टेरर कैंप को नहीं बचा सकी। 100 किलोमीटर अंदर था, उसको भी नहीं बचा सकी। जो एलसी के पास थे वो तो खैर थे ही थे, उनको तो हमने तोपों से ही उड़ा दिया या ड्रोन से उड़ा दिया। यहाँ हमने एयरफोर्स भेजी और अंदर उड़ाए, कुछ नहीं बचा पाए, एक नहीं बचा पाए, ठीक है। और बातें करते हैं कि साहब हमारी बड़ी बढ़िया फिजा या एयरफोर्स ये वो। और फिर साहब हमने जब ये स्ट्राइक 9 कैंप स्ट्राइक कर लिए, हमारे डीजीएमओ साहब ने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की, बोला साहब हमने ये 9 टारगेट हिट किए हैं, टेरर टारगेट हैं, आपको हमने हाथ नहीं लगाया, सिविलियंस को हाथ नहीं लगाया, और यहाँ पे हम अपनी कार्रवाई खत्म कर रहे हैं बशर्ते आप कुछ ना करो। अगर आप कुछ करोगे तो बात बढ़ेगी और आपको तकलीफ होगी। तो बड़ा कुड़ गया, चिढ़ गया। ये 22 मिनट के अंदर ही हो गया था सारा। जैसे ही खत्म किया तब हमने रिपोर्ट उसको हॉटलाइन पे बताया था। जब सारे हमारे जहाज वापस आ गए तो तब हमने उनको बोला कि हमने ये कर दिया है, अभी पाइप डाउन, तुमको ऑफ रैंप दिया जा रहा है, नहीं लोगे तो और मार खाओगे, फैसला चॉइस इज योर्स, फैसला तुम्हारा। और क्वाइट ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अगली सुबह 7 तारीख की सुबह यानी आज उसने कोई 400 ड्रोन बॉर्डर के पार भेज दिए हमारे जो एयरफोर्स के बेसिस, आर्मी के बेसिस, कैंप वगैरह पे। वो जो पहली वेव्स आई वो इंटेलिजेंस गैदरिंग वेव्स थी, वो फ़ोटो ले रही थी, इंटेलिजेंस हासिल कर रही थी, जो कि हमारा क्या कहते हैं, जब कि इस तरह ड्रोन्स आते हैं, जहाज़ आते हैं तो रडार खुल जाते हैं, रडार की फ्रीक्वेंसीज पता चल जाती हैं, हमारी एयर डिफेंस नेटवर्क एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज खुल जाती हैं। तो जो पहली वेव्स आई वो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ये इंटेलिजेंस पकड़ने के लिए आई। और उसके बाद उसने अटैक की वेव शुरू कर दी। ड्रोन्स, तुर्की के ड्रोन्स थे, बाइकर शिबा, बैरक्तार, और ये जो चाइना के विंगलूंग वगैरह वगैरह, ये खूब सारे ड्रोन्स, कोई 1200 ड्रोन उसने पार भेजे। 2-3 दिन लगातार आते रहे, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को ये अटैक करते रहे, 10 तारीख को भी ये हमले कर रहे थे, ठीक है। ये ड्रोन से इसने पलटवार करने की कोशिश करी और एक भी कामयाब नहीं हुआ। हमको मालूम था कि ये ड्रोन्स पे हरकत, इसकी नेक्स्ट एस्केलेशन लैडर ड्रोन्स होगी। हमने अपने जो लीगेसी एयर डिफेंस गन्स थी L-70, ZU-23, उनको रडार से लिंक कर दिया।
और जो ड्रोन्स आए उससे ठोक दिया। यू सी ड्रोन्स की प्रॉब्लम क्या है, $20,000 का ड्रोन्स होता है हाँ, और उसको मारने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो मिसाइल्स का इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे एक ड्रोन अगर आए तो आपको 2 थार्ड मिसाइल फायर करने होंगे। एक थार्ड मिसाइल की कीमत $3 या $4 मिलियन है, जो हमने अमेरिका ईरान युद्ध में भी देखा। जो अभी उसने हाँ। इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, एक पेट्रियट की कीमत $1.5 मिलियन है। तो आप देखिए, आपका मैथमेटिक्स ही आपको खलास कर देगा। वो $20,000 का ड्रोन $2,000 का छोटा सा ड्रोन फायर कर रहा है, रडार पे आता, आपको नहीं मालूम ड्रोन है कि मिसाइल है। हाँ। और आप उस पे फायर करते हैं धनाधन मिसाइल। तो आप तो फूंक देते हैं जैसे दिवाली में फूंकते हैं बम पटाखे, अनार, हाँ। अनार शनार फटते हैं जैसे, और बिल बाद में पे करना होता है। हाँ। उस वक्त तो जोश में आके आपने फोड़ दिए। अब यही तो ईरान में भी हालत हुई है ना, हालत खस्ता हो गई है। ठीक बात। लुक एट दी इकोनॉमिक एसिमेट्री कि आपका 20,000 का ड्रोन है, आप कितने 3-4 मिलियन, और अगर एक ड्रोन के लिए 2 फायर किए तो $8 मिलियन एक ड्रोन के लिए बर्बाद कर रहे हो, जो दुश्मन को कीमत कितनी है, 20,000 $20,000, और आप $8 मिलियन के 2 आपने फायर कर दिए। तो हमने क्या किया? हमने भी ऐसे ही किया ना, हमने जो है अपने मिसाइल्स वेस्ट नहीं किए ऑन द ड्रोन्स। हमने जो लीगेसी गन्स थी वर्ल्ड वॉर 2 की, और एक गन के जो एमिनेशन की कीमत ₹2 1 रुपया, क्योंकि मास मैन्युफैक्चर होता है, वो हमने उनसे मार मार के उनको हमने रडार से लिंक कर दिया। तो रडार दूर से आते पकड़ लेता है, गन्स पहले हो जाती हैं और रडार गाइड करता है। अच्छा। और मार मार के इनके परखच्चे उड़ा दिए। 1,200 ड्रोन फायर किए, 1,000 से ज्यादा ड्रोन्स के टुकड़े टुकड़े पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैले हुए थे, जिससे बच्चे खेल रहे थे। वाह। बच्चे खेल रहे थे भी। हाँ। 90% ड्रोन्स वर शॉट डाउन। ठीक है, फिर हमने फैसला लिया कि दिस इज टू मच, दे विल हैव टू बी टॉट अ लेसन। हमने ऑफ रैम्प दिया था, इन्होंने नहीं लिया। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपन्स नेक्स्ट। और हमारी एयरफोर्स ने फिर जो 8 तारीख को इन्होंने सीएड ऑपरेशंस करे। सीएड ऑपरेशन मतलब सप्रेशन एनिमी एयर डिफेंसेस। इनके 7 रडार उड़ा दिए। हमारे पास इजराइल का ड्रोन था हार्पी। हार्पी ड्रोन की खसूसियत ये है कि जहां दुश्मन, वो हम दुश्मन के इलाके में छोड़ते हैं, जहां वो रडार खोलता है, ये रडार बीम को राइड करके उसी रडार को जाके धम करके उड़ा देता। तो जैसे ही हमारे हार्पी ड्रोन्स गए, इन्होंने फटाफट अपने रडार ऑन किए और धाड़ 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 करके रडार उड़ गया। बंद करो बंद करो बंद करो। जहां इन्होंने रडार बंद किए, हमने दूसरे ड्रोन भेजे। अच्छा। जो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, और 7 रडार उड़ा दिए। दैट मीन्स आपकी आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। ठीक है, 2 हमने इनकी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज HQ-9 चाइना की, वो उड़ा दी। ठीक है, लाहौर में, कराची में, सियालकोट में, सॉरी, इनकी वो उड़ा दिए। इनके 7 रडार उड़ा दिए, रास्ता खोल दिया। और अगले दिन हमारे जो है सैकड़ों जहाज वो उठे, और इनके 12 एयरबेसेस में से 11, सिवाय एक एयरबेस छोड़ के 11 के हमने ईंट से ईंट बजा दी। जो मेन एयरबेस था वो था नूर खान। नूर खान है रावलपिंडी के पास, इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज हैं, उनके बीच में है नूर खान। ये इनकी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर था। ये इनके न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था। वहाँ पे एक $500 मिलियन का अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बना के दिया था अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने। न्यूक्लियर कमांड पोस्ट, जिसके ऊपर 5 मीटर मट्टी, कंक्रीट, स्टील की चद्दर थी, यानी डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको फोड़ नहीं सकता था। लेकिन उसका एक एयर कंडीशनिंग वेंट था। अब जैसे ये एसी लगा है, हाँ। इसकी वहां से ट्यूब बाहर जाती, हाँ। ताकि जो गर्म हवा बाहर जाए और ठंडी हवा
अंदर ले सकता है, ठीक है। हाँ। तो वो जो वेंट था वो 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर, कोई इतना 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 बाई इतना। कैन यू इमेजिन, हमारे सुखोइस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किए, ठीक है, स्टैंड ऑफ रेंजेस से, मतलब अपने इलाके से फायर किए, और वो जाके लुक एट दी एक्यूरेसी, ये जो 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर के अंदर घुस गया, ठीक है, और घुस के बंकर में पहुंच के वहां जाके फटा। वाह। इनके तो मतलब पर खच्चे नहीं बचे, जो अंदर लोग थे। आप हिसाब लगा सकती हैं गुड़िया की क्या उनका हाल हुआ होगा। चीथड़े चीथड़े उड़ गए, चीथड़े चीथड़े उड़ गए। टॉप सीनियर कमांडर्स, बड़े जो हाई लेवल टेक्नीशियंस, और कहा जा रहा है कुछ अमेरिकन भी अंदर थे जो इनको सिखा रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। पाकिस्तान की जितनी परमाणु क्षमता है वो अमेरिका की निगरानी में है, बिल्कुल। और इसीलिए ऑप सिंदूर के समय अमेरिका घबरा गया था, तिलमिला गया था। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए बाद में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आया, ट्वीट हमने देखा। तो ये वाकई सच है, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और तभी तो डोनाल्ड ट्रम्प को दमुड़ी लगी, मिर्ची लगी जिसको बोलते हैं। लेकिन नहीं, पर मुझे थोड़ा समझाइए ना, तो फिर वो अमेरिका का पाकिस्तान की परमाणु क्षमता वो कहाँ हुई अगर वो अमेरिका की निगरानी में? करेक्ट। देखिए बात ऐसी थी कि जब ये अफगानिस्तान का मसला शुरू हुआ था तो अमेरिका चढ़ गया था पाकिस्तान के ऊपर, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तुम हमारी मदद करो नहीं तो हम तुमको भी बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, ठीक है। तो डर के मारे इनको पूरे रूट देने पड़े अमेरिकन फौजों को, पेशावर के थ्रू, क्वेटा के थ्रू, सारी सप्लाई वगैरह सब अमेरिकी जो आर्मी जो फाइट कर रही थी अफगानिस्तान में, उसकी सारी सप्लाई पाकिस्तान से आ रही, कराची पोर्ट पे आती थी और ग्वादर पोर्ट से ऊपर जाती थी, पेशावर क्वेटा से होती हुई टू अफगानिस्तान। तो वो सारा वहाँ, तब पाकिस्तान के अंदर पांव जमाए अमेरिका ने, और उन्होंने कहा कि भैया देखो जो तुम्हारा ये है न्यूक्लियर ज़खीरा, ये टेररिस्ट के हाथ पड़ गया तो तुमको तो लेने के देने पड़ेंगे, पूरी दुनिया को लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम तुमको बताएंगे हाउ टू सिक्योर योर बॉम्ब्स। इसके बहाने साहब उन्होंने जाके सारे पकड़ लिए वहाँ पे, PAL बोलते हैं, परमिसिव एक्शन लिंक। वो एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक लॉक है जिसके बगैर जब तक आप उसमें कोड ना डालो वो खुलेगा नहीं, स्टील का डोर नहीं खुलेगा। तो बिना अमेरिका की मर्जी के पाकिस्तान नहीं यूज कर सकता। अब वो स्टील डोर को लॉक कर सकता है। मतलब जो असली में देखा जाए तो वो नाम के पाकिस्तान के हैं, पूरा कंट्रोल, मालिकाना हक अमेरिका का हो गया, और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो तो गई, ठीक है। मुझे लगा ये रूमर होगा शायद। नहीं, रूमर नहीं है ये असली। अभी तो और सुनिए, मैं आपको, आई एम गिविंग यू द इनसाइड जेन इस लड़ाई की। तो क्या हुआ कि साहब हमने ये जब ठोका तो अगले दिन ये इतने घबरा गए कि ये तो सैटेलाइट में पकड़ा जाएगा, हमारा ऐसी बर्बादी हुई है, ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है, ठीक है। तो इन्होंने साहब क्या किया कि चुपचाप से, देखिए जब आपकी लाशें होती हैं उनकी कदर की जाती है, उनको आखिरी अंत्येष्टि क्रिया के लिए फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया जाता है। पाकिस्तान ने कख नहीं किया, बुलडोज़र बुलाए और डोज कर दिए ताकि वो लोगों की दफन कब्रगाह वहीं हो गई, क्योंकि अगर वहाँ से निकलते टुकड़े शुकड़े तो हमारे सैटेलाइट पकड़ लेते। जो सैटेलाइट आपका 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की AC की शाफ्ट पकड़ सकता है, इट कैन टेक आउट जो डेड बॉडीज आप निकाल रहे हैं वो सब पकड़ी जाती। हम नहीं पकड़ते तो मैक्सार सैटेलाइट अमेरिका के पकड़ लेते, कमर्शियल सैटेलाइट्स, और सारी दुनिया में इसकी जगहसाई होती। अगले दिन चुपचाप डोजर मंगाया और सारे गाड़ दिए, मतलब वो फैमिलीज को उनकी लाशें भी नहीं दी। मतलब कारगिल के समय इन्होंने अपनी लाशें लेने से इनकार कर दिया था। हमने उनका अंतिम संस्कार किया, उनको दफनाया था। और ऑप सिंदूर के समय इन्होंने बुलडोजर चला दिया। ना सिर्फ यहाँ, ये तो एक जगह थी नूर खान, दूसरा जो इनका कमांड पोस्ट था ड्रोन कमांड पोस्ट, और वो था मुरीद में, और मुरीद को हमने हिट किया। वहाँ पे तुर्की के इंस्ट्रक्टर्स थे,
जो कि ड्रोन चलाना सिखा रहे थे, बरख्तियार और बाइकर शिवा, इनके टुकड़े टुकड़े पंजाब हरियाणा में बच्चे खेल रहे थे। फोटोज हैं मेरे पास, इस किताब में है, जिसमें कि आप देख सकती हैं उनके से बच्चे खेलते हुए। तो लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यू नो, बट ये बुक सर की अमेज़न पे भी अवेलेबल है, अगर कोई पढ़ना चाहे। इसमें पूरा डेटा फैक्ट आपको सब मिलेगा। देखिए, ये तो हमारी बेटियां हैं जो बेचारी रो रही थी, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के जेट फाइटर्स हैं जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व हुए थे, और ये उनकी सबमरीन्स। और ये देखिए, ये है मरकज़ सुभान अल्लाह। ये वहाँ पे कहाँ, भावलपुर में, जिसको उड़ा दिया। ये है मरकज़ तैयबा, जो कि लाहौर में था, मुरीद के, जिसको लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर। ये हाल हुआ, सारे राफ्टर गिर गए, फ्लोर उड़ गए हैं। और ये है पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। ये 7 तारीख को बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी कि हमने 7 के 7 जो है जहाज उड़ा दिए। ये उनके ड्रोन्स, ये बाइकर शिवा जो पंजाब में गिरा था। हाँ। बच्चे खेल रहे हैं इसके साथ। ये है बरख्तार, और ये है विंगलुंग चाइनीज। हाँ, और ये हैं हमारे जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स, S-400, बराक्स। ये है आकाश मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर और शोल्डर फायर्ड मिसाइल। तो ये सब आप इसकी फोटोग्राफ्स ले सकती हैं। आकाश और ब्रह्मोस को तो मुझे बड़ा करीब से देखने का मौका मिल गया है आर्मी डे पे, और पूरे देश ने ही देखा था। लेकिन आप जितनी भी बातें बता रहे हैं सर, सीना गर्व से चौड़ा हो गया मेरा भी सुन के, एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स का भी हो गया होगा कि हमारी सेना की ताकत कितनी बढ़ चुकी है अब। वो हम समझ पा रहे हैं। हमने जो निशाना लगाया सब सटीक बैठा, और उन्होंने जो निशाना लगाने की कोशिश की सब बेकार गया। अगर आपको भी खुशी हो रही है, आपका भी सीना फख्र से चौड़ा हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप अभी जय हिंद लिखिए। जी सर। मैं तो, हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि फिर हमने मुरीद का कमांड पोस्ट उड़ा दिया। साथ में इनके 4 बेसिस, एयर बेसिस, सरगोदा वगैरह, जहाँ पे पानो अक्विल सरगोदा, जहाँ पे इनके वो F-16 जहाज थे, इनके J-17 जहाज थे जो मॉडिफाई हैं न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए। हमने जाके ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वहाँ जो इनके रनवेज थे उनमें 80-80 फुट के क्रेटर कर दिए। हाँ, खड्डे हाँ। बड़े बड़े खड्डे, 80-80 फुट का खड्डा। मतलब कि आप देख लीजिए, 80 फुट यहाँ से पूरे कमरे से ज्यादा। मेरे ख्याल से अब 1 साल बाद भी वो शुरू नहीं हो पाया, और वो कोई महीनों बाद ये भर नहीं पाए थे, राइट। और फिर जो है हमने वो वहां उड़ा दिए ताकि आपके जहाज ही ना उड़ सके। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कराची मिलीर में जाके इनका एक और स्टोरेज साइट था न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो हमने उड़ा दिया, ठीक है। और पाकिस्तान घबरा के, इसने जब अपने जहाज उठाए तो हमारे S-400 मिसाइल, जिसकी रडार की रेंज है 600 किलोमीटर और जिसके मारक शक्ति 380 किलोमीटर, 314 किलोमीटर पे पाकिस्तान में जो इनका उड़ रहा था, क्या इनका एवैक, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, रडार जो दूर 200-300 किलोमीटर दूर से हमारे जहाज पकड़ता है, उसको उड़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर। 5 इनके जेट फाइटर पाकिस्तान, वो हमारी तरफ आ ही नहीं पाए थे कि पाकिस्तान में ही उनका स्वाहा हो गया, और परखच्चे टूट के गिरे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा भैया अपने इलाके में भी उड़ना बंद है, सबको बोला डाउन रहो, उड़ोगे तो ये तुमको मार डालेंगे। ये हाल था पाकिस्तान की एयरफोर्स का। सारा रास्ता हमारा साफ, और हम लोगों ने जाके मारे 12 में से 11 एयरबेस उड़ा दिए, ठीक है, पर खच्चे उड़ा दिए। घबरा के पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, उसने मिसाइल फायर किए, और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और 1 शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, 1 अमृतसर हरमंदर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि हम फायर करके उड़ाएंगे, बोलेंगे भारत ने खुद उड़ा दिया हरमंदर साहिब, ताकि
सिखों की फीलिंग को भड़काया जाए। और जब वो मिसाइल फायर हुए, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में सब प्रधानमंत्री सब देख रहे थे, स्क्रीन पे फॉलो कर रहे थे लड़ाई को मिनट बाय मिनट। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहाँ पे नेशनल कमांड पोस्ट में, खुफिया लोकेशन पे जो है। और उन्होंने देखा 3 मिसाइल फायर हुए। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि भाई मिसाइल तो फायर हुआ, ये हमको दिख रहा है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि दिल्ली की तरफ आ रहा है और अमृतसर की तरफ एक जा रहा है। लेकिन इसका वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या नॉर्मल? हाउ डू यू नो? यू विल ओनली नो जब फटेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था, गलती करी थी। इसी इफ यू फायर अ मिसाइल देन यू हैव टू वार्न द अदर साइड कि भैया ये मेरा मिसाइल न्यूक्लियर टिप्ड है। न्यूक्लियर टिप्ड है तो आप वार्न नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप वार्न कर दो कि भैया मत समझना न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो। तो वी हैड टू अज्यूम द वर्स्ट, एनी गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टू अज्यूम द वर्स्ट। उन्होंने फटाफट हमने ऑर्डर दिए यहाँ से, और हमारे जो S-400 थे वो फायर हुए और इनके तीनों के तीनों मिसाइल पर खच्चे उड़ा दिए। सिरसा हरियाणा के ऊपर टुकड़े टुकड़े होके, जैसे मीटियर का शावर होता है ना उल्का का, वैसे इनके टुकड़े चारों तरफ आतिशबाजी जैसे होके गिरे थे। सिरसा हरियाणा के ऊपर, दिल्ली के आसपास नहीं फटक सके, वहीं पे उड़ा दिए। लेकिन फिर हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है, पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग देनी पड़ेगी कि सोचना भी मत। अबे तेरे पास कोई 170 छोटे छोटे वॉरहेड है, 1.5 पौए 2 पौए के, ठीक है, हमारे पास 100 किलो टन के वॉरहेड हैं और 180 से ज्यादा। पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान विद अ नॉर्मल मिसाइल ना, नॉर्मल कन्वेंशनल, तो आप बॉम्ब भी कन्वेंशनल फेंक रहे हो। तो उसने जहां ये किया तो ये अब चीज़ सीक्रेट है, खुफिया है, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिनाई करी है। जब एयर वाइस मार्शल तिवारी, आपने याद होगा जब वो पिछले साल ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एक आपकी जैसी लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, सर क्या ये सच है कि हमने किराना में जहां उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा है उसके ऊपर हिट की थी? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किराना में उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। एंड ही सेड विद अ स्माइल, बट दैट स्माइल सेड एवरीथिंग। हमने जाके देखिए, ये जो किराना एक बड़ा भारी पहाड़ है, काला पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ के दामन में इन्होंने टनल बना के नीचे ज़मीन में अपना स्टोरेज सेंटर है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, जिसके डोर पे स्टील का दरवाजा है, परमिसिव एक्शन लिंक अमेरिका के पास। हाँ? तो वो जो दरवाजा था, हमने जाके दरवाजे को खोलता बंद करता, भाई स्टील का दरवाजा आदमी थोड़ी ना खोलते हैं, हाँ। वो इलेक्ट्रिक मोटर खोलती है। हमारे बॉम्ब, हमने सुखोई जेट भेजे, उसने ब्रह्मोस फायर किया, इलेक्ट्रिक मोटर को पर खच्चे उड़ा दिए। अब खोल लो दरवाजा, दरवाजा जैम, ठीक बात, गए आपके वो, ठीक है, गए आपके। और तो एक तो ये भी अटकल लगाई जा रही थी कि हमने एक जगह दरवाजा फोड़ के अंदर जाके मिसाइल मारा, वो फटा तो आपके कुक ऑफ हो गए, रेडियो एक्टिविटी फैल गई, क्योंकि अगले दिन पाकिस्तान की रेडियोलॉजिकल मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट, बीच क्राफ्ट बोलते हैं उसको, वो जाके रेडियो एक्टिविटी लेवल चेक कर रहा था। और इन्होंने इजिप्ट से एक IL-76 बड़ा जहाज मंगाया, बोरॉन आइसोटोप, जब रिएक्टर फट जाता है, उसका लीकेज होता है, उसको कवर करने के लिए, रेडियो एक्टिविटी टैंप डाउन करने के लिए गिराया जाता है बोरॉन। वो सब घूम रहे थे उस इलाके के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ था, ठीक बात। और बहुत सारे हमने वहाँ पे अर्थक्वेक ट्रेमर पकड़े। जब बड़ा भारी ब्लास्ट होता है तो अर्थक्वेक ट्रेमर होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऑन द रिश्टर स्केल, वो कई सारे वहाँ पे रिकॉर्ड हुए थे। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ था।
भारत ने डिनाई किया है क्योंकि फिर अमेरिका ने रोना शुरू कर देना था। और साहब जब ये हमने हिट किया न्यूक्लियर कमांड पोस्ट, उसी वक्त पाकिस्तान ने रोना शुरू किया था अमेरिका को, मेरे आका मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नहीं तो हम तो बेमौत मारे गए। और फिर साहब जेडी वांस ने बात की थी प्रधानमंत्री जी से कि जनाब ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अब रोक दीजिए, अब बस करिए बस करिए। हमने कहा हमने तो बस किया था, हमने तो बस कर दिया था, ये तो पाकिस्तान से पूछिए ना, वो बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम भी करेंगे। ठीक बात। वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन कि ये करे हिट और हम जवाब ना दें। हर वार का पलटवार होगा, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। तो फिर अगले दिन उनके मार्को रूबियो ने बात करी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से। तो उन्होंने कहा भैया मेरे से क्यों बात करते हो, आप वो पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलो, एक हॉटलाइन है, उससे हमारे डीजीएमओ से बात करें और सीज फायर की रिक्वेस्ट करें तो हम दे देंगे, लेकिन डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, किसी और के थ्रू हम नहीं लेंगे। हाथ जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी और ज़रा सीधे पेश आना पड़ेगा। तो उसने सुबह सुबह 10 तारीख को उसने कॉल किया। अब हमारे लोग बोले सर अभी तो और ठोकना था, मज़ा नहीं आया। हाँ। ये दिल मांगे मोर। हाँ। तो हमने 2-3 टारगेट्स और थी तो हमने कॉल नहीं ली। अच्छा, और वो मिला रहे हैं फोन, हमने उठाया हाँ, नहीं। वो 7:30 बजे सुबह कर रहा था, हमने कॉल नहीं ली। टेक्निकल चीज़ें बोली और हमने अपने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भेजे, पेशावर का कोर हेडक्वार्टर हिट किया, जिस दफ्तर में आईएसआई के पहलगाम की प्लानिंग हुई थी उसके परखच्चे उड़ा दिए। ठीक है, और फिर दोपहर को हमने इनकी कॉल ले ली। बोले जनाब बहुत हो गया, अब रहने दीजिए, बस करिए। बोले ठीक है, मैं अपनी सरकार से पूछूंगा, ठीक है, अगर वो मेरे को आदेश देते हैं तो हम बंद कर दें। फिर सरकार से पूछा कि साहब रो रहा है, घुटने पे आ गया। उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने सीज फायर के लिए इनको बोल दिया कि स्वीकृति दी। उन्होंने फट से अमेरिका को बोला थैंक यू मेरे आका, थैंक यू। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा ट्वीट करी कि मैंने रोका है। तू कहाँ से बीच में आया भाई, बात तो डायरेक्ट हुई थी। ठीक बात। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे सर पे चढ़ी कि मैं अब दोनों की मध्यस्थता करूंगा, मैं कश्मीर डिस्प्यूट जो कि 70 सालों से चल रही है, 75 सालों से, मैं खत्म कर दूंगा, दोनों को बुलाऊंगा। नोबेल चाहिए था ना उस समय। नोबेल पीस प्राइज चाहिए, भाड़ में गया तेरा नोबेल पीस प्राइज। भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि कश्मीर के मामले में हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक बात। नो ब्लडी क्वेश्चन, क्योंकि हम काफी बेवकूफ हमारा दुनिया बना चुकी है। यूएन ने बड़ा इंटरवीन किया था, ये किया था, तो शिमला समझौते के बाद हमने बोला जो कुछ होगा बायलैटरल होगा। तो हमने कहा हम कोई बात किसी और की मध्यस्थता शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नहीं एक्सेप्ट करें। वो अपनी लड़ाई तो सुलझा लें, हमारी लड़ाई के हाँ, पीछे अपनी क्या है? लड़ाई तो सुलझा लें, फिर आप हमारी लड़ाई सुलझाना। हमने डायरेक्ट बात की है। ठीक है, आप उसके संदेशे हमको पहुंचा रहे थे, वो दूसरी बात है, संदेशे आते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो सीज फायर का नेगोशिएशन हुई है वो डीजीएमओ टू डीजीएमओ हुई है। उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब कहाँ से चौधरी बन गए, कहाँ से अपना वॉर डांस शुरू कर दिया उन्होंने। बाद में वो खैर सच सामने आ भी गया था सर, आ भी गया है, तुरंत नहीं आया, लेकिन बाद में ये सच। डोनाल्ड ट्रंप साहब दिन में कोई 5 बार तो झूठ बोलते हैं, 5 सॉरी बहुत कम बोला है, 10 बार तो झूठ बोलते हैं। सुबह कुछ, Documented है दोपहर को सर, अब कुछ, तो। हाँ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, और अगले सवेरे बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट। इन पे विश्वास कौन कर सकता है? आई मीन हिज क्रेडिबिलिटी इज डाउन टू 0। तो ये है साहब मोटे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। और द स्पेशल थिंग अबाउट दिस वॉर इज दिस इज द फर्स्ट फुल स्केल मोरलेस वॉर, यानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स 120-130 उड़ रहे हैं लगातार और बॉम्बिंग कर रहे हैं। ऐसा तो लड़ाई किसी ने देखी नहीं है बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पावर्स। और मतलब पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़ भभकी बिल्कुल खलास कर दी है। और उसके बाद मोदी जी ने कह दिया कि भैया अब से हमारी पॉलिसी सुन लो, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक बात। और तभी हमने ऑफ सिंदूर को ऑफ नहीं किया, तुम फिर करके देखो, पड़ाक से आपको मिलेगा। और न्यूक्लियर गीदड़ भभकी हमको बिल्कुल नहीं रोकेगी।
एंड दिस टाइम वी विल नॉट हिट द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो असली गुनहगार पाकिस्तान की फौज तुमको नहीं छोड़ेगी। मैं न्यूक्लियर गीदड़ भभकी के ऊपर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ सर। हाँ। लेकिन पहले व्यूवर से कि उन 88 घंटों में क्या हुआ था, बहुत आसान ढंग से एक बार फिर से आपको वो याद दिलाया जीडी बख्शी सर ने। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 22 अप्रैल की तारीख आपको कभी नहीं भूलनी है, और अब 7 मई की तारीख भी कभी नहीं भूलनी है आपको। मैं अपना एक पर्सनल आपसे इंसिडेंट शेयर करूं सर, क्योंकि आपने कहा कि जब पहलगाम हुआ उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी, आप बहुत आहत थे उस दिन। ठीक इसी तरह जब पुलवामा हुआ था, जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे, वो मेरी एनिवर्सरी थी। 14 फेब 2019 हम उस दिन बाहर ही निकले हुए थे, दीपक भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम घूमने के लिए बाहर निकले थे। और जैसे ही हमने ये खबर सुनी और अपने सैनिकों का जाना, वो क्या होता है, वो दर्द क्या था, उसके बाद उनके परिवार वालों की चीखें, एक के बाद एक आवाज़। हम बाहर तो निकले थे पार्टी करने, हम वापस घर आए और उस रात हम खाना भी नहीं खा पाए। मेरा बेटा ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ अचानक से। हम वापस क्यों आ गए थे, राइट। लेकिन ये वही है, एक दर्द आपका, आपकी एनिवर्सरी का आपने बताया, और इसीलिए शायद मेरे लिए जो पुलवामा था वो बहुत दर्दनीय भी था, और मैं उस तारीख को कभी भूल भी नहीं पाऊंगी सर। जिस दिन मुझे हंसना था उस दिन हमारी पूरी फैमिली रो रही थी। अब मैं ये जो परमाणु, सशक्त परमाणु वाला देश पाकिस्तान है, उसका एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि नो फर्स्ट अटैक वाली जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, वो इंडिया ने तो कर रखी है, पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं की है। मतलब नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हम अपनाएंगे हमारे परमाणु हमले की। ये सच है? तो बोला है कि देयर इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉर पाकिस्तान एज फार एज इंडिया एक ही दुश्मन है। हाँ। और कह रहे हैं कि साहब हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। ये वो इतना डरता है इंडिया से कि उसने कहा है कि हम फर्स्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको हमने उसका तोड़ बड़ा सीधा, हमने कहा है कि तू करके देख, तू एक चला, टैक्टिकल न्यूक भी चला, हम पाकिस्तान को निस्तनाभूत कर देंगे, राख में बदली कर देंगे। आपके 700 साल अगले कोई अनाज का एक दाना नहीं उगेगा, क्योंकि तुम 1/5 हो हमारे साइज का। तुम अपने सारे बम भी चला दो न्यूक्लियर, फिर भी भारत कायम रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो छोटा साइज है उसमें अगर हमने अपना जखीरा उड़ा दिया तो मियाँ तुम्हारा तो रेडियो एक्टिव रेत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सारे बच्चे कैंसर के साथ पैदा होंगे, टेढ़े उल्टे। नहीं, पर उसको ये छूट कैसे मिली हुई है? क्यों उसके ऊपर किसी ने दबाव नहीं बनाया? इतने बड़े बड़े देश बैठे हुए हैं, उन्होंने नहीं बोला कि आप तो... इतने बड़े बड़े देश तो उसको उकसाने वाले भी तो बहुत बैठे हैं। एक अमेरिका है, एक चीन है कि हाँ कर उनको डायरेक्ट इंडिया को नहीं आड़े हाथ ले सकते, तो पाकिस्तान एक मोहरा है। जैसे कि यूक्रेन के जरिए रूस को आड़े हाथ लिया, भाई यूक्रेन को उकसा के लड़वाया, उनके कोई मिलियन 9-10 मिलियन लोग मरवा दिए, ठीक है। मतलब उनके कोई 2 मिलियन मारे गए हैं, 8 मिलियन भाग गए हैं यूक्रेन छोड़ के, ठीक है, वो मरवा दिए। और एक वहाँ का एक उचकू चौधरी है, वो जेलेंस्की, जो कि वो बोलते ना नीरो सैंग वाइल रोम बर्nt, जब रोम जल रहा था तो एक उनका पागल राजा था नीरो, वो अग्नि देवता के लिए कविताएं और गाने गा रहा था अपनी वो वायलिन पकड़ के, ठीक है। तो ये इसका यही हाल है, इसका जेलेंस्की का, और वही हाल है पाकिस्तान का कि भाई कुछ भी हो, पाकिस्तान हम तबाह हो जाएंगे लेकिन हम भारत की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तबाह तो हो ही चुका है, अब तबाह तो तकरीबन हो ही चुका है, और जो बचा खुचा है अब हमको वो पूरा कर देना चाहिए। ये नाटक जो चल रहा है। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ सर, ये ऐसा बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमें 88 घंटे के बाद ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे सही समय था पीओके वापस लेने का। नहीं, बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त सोचा गया कि बाकी देश, जैसे अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा था पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि उसका मुहर्रम मारा जा रहा था बेमौत, तो उसने दबाव डाला, ट्रंप का दबाव था और देशों का दबाव था, यार बस कर दो, आपने अपनी टारगेट्स अचीव कर ली।
अब हमने भी देखा कि हमारी टारगेट थी 9 टेरर कैंप के पर खच्चे उड़ा दिए, पाकिस्तान ने दुस्साहस किया ड्रोन चलाने का, जहाज भेजने का, तो हमने उनके 12 में से 11 एयरबेस निस्तनाबूत कर दिए। हमने कहा काफ़ी है अभी के लिए, अगर अभी भी मान जाए। लेकिन जैसे ही हमने ख़त्म किया इन्होंने भंगड़ा शुरू कर दिया, हम जीत गए, हम जीत गए। जो फितरत है, उस वक़्त भी मेरा और कई लोगों का मन में ख्याल था कि जब मेरे को टीवी पे मैं था, तो जब सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, तो मेरे से पूछा गया कि बख्शी साहब आपका क्या रिएक्शन है? तो मेरा रिएक्शन, मैंने कहा था, ये दिल मांगे मोर। अभी थोड़ा और मार मारनी चाहिए थी, 2-3 दिन तो कम से कम और इनकी पिटाई होनी चाहिए थी, ताकि अच्छी तरह से जग बैठ जाती और फिर वॉर डांस करते 10 बार सोचना पड़ता। ठीक बात। लेकिन चलिए, हमने जो है, लेकिन अब देखिए इसमें भी देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि शायद सरकार ने अक्लमंदी करी। अब देखें अमेरिका का क्या हाल हुआ है, 68 डेज एंड काउंटिंग। समझ नहीं आ रहा ऑफ रैंप कहाँ से लूँ, यानी लड़ गया, दुमड़ गई, वो चिपक गई ततैया, तो करूँ क्या, अब अमेरिका का हाल देख लीजिए। अगर अमेरिका का हाल आप देखें तो लगता है कि हमने ठीक डिसीजन ली, 4 दिन में क्विक इन क्विक आउट मारा, ऐसी तैसी करी और ख़त्म। एंड ऑल द एंटायर इनिशिएटिव वाज विद अस। हमने स्टार्ट किया, हमने फिनिश किया ऑन आवर टर्म्स। ठीक बात। तो इस लिहाज से अगर समझे तो ये बढ़िया हुआ। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताएं। अब मुझे सर आप ये बताएं कि हमें ये पहले से मालूम है कि पाकिस्तान के टेरर कैंप कहाँ हैं? मैं ये मान के चल रही हूँ कि 22 को पहलगाम हुआ था, उसके बाद हमने थोड़े पता लगाया होगा कि पाकिस्तान के टेरर कैंप कहाँ है। नहीं, पहले से था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस वक़्त कि जैसे ही ये वारदात हुई, उसके टेररिस्टों को मालूम था कि अब भारत पलटवार करेगा। नहीं, मेरा सवाल और सर वो ये है, कैंप छोड़ के भागे, अपने गांव चले गए। तभी हमको 15 दिन वेट करना पड़ा कि थिंग थोड़ी सी कूल डाउन हो, वो वापस आए। पर अभी भी तो हमें पता है सर कि वहाँ पे टेरर कैंप चल रहे हैं। हमने ऑप सिंदूर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमें उसके बाद भी ये बताया गया कि 7 टेरर कैंप अभी भी एक्टिव है। वो कहाँ है ये हम अच्छे से जानते हैं। तो अभी भी पाकिस्तान में टेरर कैंप कहाँ चल रहा है जब ये भारतीय सेना को मालूम है? तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों है? हम क्यों वेट एंड वॉच की ये है कि तू टेरर कैंप कर अपने इलाके में, जो कर, वो हम मना नहीं कर सकते। प्रॉब्लम जब आएगी जब वो आके यहाँ पे कुछ करे, then we are going to react। ठीक है ना? तू ट्रेन कर, अपने आप को मरवाना है मरवा, ये कर, धुरंधर बन, ये बन, वो बन, लेकिन that is your bloody problem। if that SOB crosses the border and does anything here, you are responsible and we will sort you out, we will sort those terrorists out। and now we are saying हम ना केवल टेररिस्ट को मारेंगे, अब जो भी हेडक्वार्टर तेरे, जो भी कंट्रोलर्स है ना, चाहे ISI का GHQ हो या हेडक्वार्टर हो, वो सब पिटेंगे, वो सबको मार खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऑप सिंदूर का मैसेज ये है। एक चीज़ और आप मुझे और मेरे व्यूवर को समझाइए। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि उस समय जितने भी मुसलमान भारत में थे, हिंदुस्तान में थे, जो पाकिस्तान गए, वो तब तो आतंकी नहीं रहे होंगे। तो जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ और वो भारतीय पाकिस्तान पहुंचे जो मुसलमान थे, जो आतंकवादी नहीं थे, तो ये 70-75 सालों में, बल्कि उसके पहले से, ये आतंकवाद का कल्चर कहाँ से आया पाकिस्तान में? नहीं, आतंकवाद का कल्चर पाकिस्तान ने पैदा किया है। इसी जब पाकिस्तान लड़ नहीं सका भारत की फौजों से डायरेक्ट, 71 में पिट गया, 65 में पिटा, कारगिल में फिर पिटा, तो वो समझ गया कि भाई जो फिजिकल मिलिट्री क्लैश में तो हम हमेशा पिटेंगे, हिंदुस्तान की फौज हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का तरीका स्टार्ट किया कि हम टेररिस्ट भेजेंगे, डिनाई करेंगे, हमारे है ही नहीं। अब देखिए साहब, पाकिस्तान में बहुत गरीबी है। दिस इज़ वन प्लेस वेयर द लेवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज्ड। और वहाँ क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पाल नहीं सकते, पैदा करते हैं 12-12, 14-14, ठीक है, पाल सकते नहीं, रोटी खिला नहीं सकते, तो मदरसा भेज देते हैं पाकिस्तान में।
और वहाँ पे कम से कम 2 रोज की रोटी तो मिल जाती है, और सुबह शाम ऐसे ऐसे करके उसको रटनी पड़ती है कुरान, चेकअप करके, और फिर वो बच्चे को ये ISI जाके हायर कर लेती है, बोलती है तेरे घर में 2 लाख रुपए दे देंगे, तू जाके मर जा, तेरे को 71-72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, बड़ी सुंदर हूरें, फलाना ढिमकाना। और वो जिंदगी इतनी बदतर है, इतनी वाहियात जिंदगी है कि वो बोले यार इससे तो अच्छी मौत के बगैर, उसको इतने सब जवाब दिखाए जाते हैं कि क्या ऐश होगी तेरी, 72 हूरें, तो वो उनके में वो ये सड़ी जिंदगी से निजात पा जाता है कि मैं सुसाइड बॉम्बर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत सस्ता है, 2 लाख रुपए दे के उसकी फैमिली को आपने भारत में कोई 20-30 लोग मरवा दिए, तो आपको तो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ बहुत अच्छा रहा ना। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़ा अच्छा तरीका मिल गया था। और ये पाकिस्तान में क्योंकि फटीचर हाल है, काहिली है, इकोनॉमिक तबाही है, तभी ये टेररिस्ट रिक्रूट मिल जाते हैं कि भाई जब जिंदगी इतनी बदतर हो कि मौत ज़्यादा अच्छी लगे, तो फिर तो आपको टेररिज्म के रिक्रूट मिल ही जाएंगे। अगर जिंदगी जहन्नम है तो आपको क्या कहते हैं, बहिश्त के जन्नत के ख्वाब दिखा दिखा के लोग मरवा रहे हैं। ठीक बात। मैं चाहती हूँ सर ये पॉडकास्ट पाकिस्तानियों तक भी जरूर पहुंचना चाहिए। हाँ। अगर वो अभी तक अपने देश की हकीकत से रूबरू नहीं है, हाँ, तो कम से कम वो हो पाएंगे, उनको समझ पाएगा कि उनके देश में क्या चल रहा है। वैसे उनको पता है कि उनके देश में क्या चल रहा है, पता तो है, बट यू टेंड टू अवॉइड द अनकंफर्टेबल, लुक अवे, बट दैट डजंट टेक इट अवे ना। वो तो बोलते हैं ना शुतुरमुर्ग, आप सर रेत में दे दो कि कोई दुश्मन नहीं है, तो दुश्मन थोड़ी तो है जाएगा, वो थोड़ी ना जाएगा। तो इसमें पॉलिटिकल विल का कितना रोल होता है, मैं ये भी समझना चाहती हूँ। पॉलिटिकल विल तो देखिए जिल्च है पाकिस्तान में ना। पॉलिटिकल विल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही है, नो, एक फौज है जो रूल कर रही है। फौज को लड़ने का तरीका बड़ा बढ़िया मिल गया है कि हम तो ऐश मकाम में रहेंगे, बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, हमारी बीवियां गहनों से लदी होंगी, हम पैसा खाएंगे पाकिस्तान का और फ्लैट खरीदेंगे लंदन में या वॉशिंगटन में। अब साहब आसिम मुनीर साहब के कितने फ्लैट हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जा चुकी है। ठीक बात। पूरी फैमिली अमेरिका में, सारे जर्नैलों की फैमिलियां या अमेरिका में हैं या फिर वहाँ ग्रीन कार्ड के लिए बिके हुए हैं ये लोग। तो वो तो ऐश में रह रहे हैं, मरवाने के लिए ये गरीब जो जनता है, जो मदरसों में खाना खाने के लिए जाना पड़ता है, उसका आप अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। सस्ता टिकाऊ तरीका है भारत से लड़ने का, वैसे लड़ोगे तो पिट जाओगे। ठीक है, जो हमारी पॉलिटिकल विल है मैं वो भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि भारत अब वो देश बन चुका है जिसने ये कहा कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो इसमें पॉलिटिकल विल की कितनी जरूरत होती है और क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का? नहीं, पॉलिटिकल विल इज एसेंशियल इफ यू हैव टू हिट बैक। देखो, फॉर टू लॉन्ग वी वर कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी फायर फाइटिंग, आग लगी दमकल भेजो, आग बुझा दो अपने ही इलाके में। लेकिन द फिलॉसफी जैसे इजराइल की है, अबे तेरे घर में जाके उससे 10 गुनी बड़ी आग लगाई कि तू बुझाता रहे, तू अपने, हम तो एक दमकल भेज रहे हैं, तू 100 दमकल लगाने पड़े, ऐसी आग लगेगी तेरे इलाके में, करके देख। फिर भाई देखो 7 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 2023 हमास ने वो घृणित हमला किया, टेरर अटैक किया इजराइल के ऊपर। 2200 बेचारे बच्चे जो डांस गाना कर रहे थे उनको मार डाला, लड़कियों का रेप किया, ये किया वो किया, हाँ, और टॉर्चर करके मारे बच्चे। तो इजराइल ने मारा पलटवार, कोई 1.5 लाख से ज़्यादा मर गए हैं। वो नाम नहीं ले रहा बस करने का, 2023 में हुआ था ना, अभी तक चला जा रहा है। वहाँ पे आए दिन बॉम्बिंग करते हैं, ठोकते हैं, मारते हैं, टैंक चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। एक बिल्डिंग, एक इमारत खड़ी नहीं छोड़ी गाजा। वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड ऑफ द स्केल चले जाते हैं। और एक हम थे
कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कुछ नहीं, हम अहिंसावादी हैं। क्या बकवास है। आपका मुंबई में अटैक हुआ, क्या किया उस वक्त की सरकार ने? एयरफोर्स चीफ से पूछा था, फाली होमी मेजर, उसने कहा था आप मेरे को टारगेट दें, मैं उड़ा दूंगा। आदेश तो दें। वो है पॉलिटिकल विल। व्हेन यू डोंट हैव पॉलिटिकल विल, आपने ऑर्डर भी नहीं दिया और पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला। वाई शुड ही स्टॉप लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर? उसको क्या कीमत है? उसके तो 2 टके के लफंटर जिसको एज इट इज रोटी खाने को नहीं मिल रही, उसको आपने जाके मरवा दिया। जा भाई, 72 हुरें मिलेंगी, शहीद हो जा। हाँ? अब तो दैट इज हाउ दिस वाज कंटिन्यूइंग। 40 साल हो गए ये सिलसिला चले आ रहा है। स्टार्टेड इन पंजाब 1980s, वहाँ काबू पाया, कश्मीर में शुरू किया, वहाँ काबू पाया, पूरे इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन ने बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर दिए। वो ख़त्म किए तो फिर लश्कर ए तैयबा, द रेजिस्टेंस फोर्स, नए नए नाम से ड्रामे करो, कहानी वही पुरानी घिसी पिटी राग टेररिज्म का। तो फिर आप पॉलिटिकल विल मीन्स आप बोल दिया गया है कि तू करके देख। वो हाल करेंगे मेरे आका की याद तबीयत हरी हो जाएगी। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया, हाँ, तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा। तय है। सिंपल, दैट इज द लॉजिक। और अगर हमने छोड़ दिया, हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करें। अगर पाकिस्तान ने फिर मौका दिया आपको और आपने छोड़ दिया, आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। क्योंकि अगर चीन ने संभाल लिया ताइवान को, या तो कब्जा कर लिया या ऐसे विलय कर दिया, तो उसकी सारी फौजें फ्री हो जाएंगी आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है? और तब आपको जो है प्रॉब्लम होगी। उसके पहले ये प्रॉब्लम ख़त्म कर लो कि इसके पहले चीन को निपटारा हो जाए ताइवान से। उसके पहले चीन खाली हो जाए आपके ऊपर दबाव डालने को, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो परमानेंटली। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो एक वर्ड कहा कि अगर पाकिस्तान ने आपको मौका दिया, फिर मौका दिया, तो मतलब पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करता है, आतंकी हमला करता है, तो वो हमारे लिए मौका होगा। मौका होना चाहिए आपके लिए, बिकॉज यू नीड टू फिनिश दिस नॉनसेंस। बहुत देर चल चुका है ये ड्रामा। हाँ। क्या आप जानती हैं कि 81,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान की टेररिज्म से फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स? 81,000 इंडियंस, 26,000 in the Punjab, 45,000 in J&K, 15,000 all over India, Indian Mujahideen bomb blasts. Just जोड़ लीजिए, mathematics, yours is better than mine. 81,000 Indians are dead. What have you done about it? अब जाके करना शुरू किया है सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, और अब सिंदूर। यू आर ऑल्सो ग्रेजुएटिंग। हाँ। बट इस प्रॉब्लम का असली तोड़ है नो पाकिस्तान। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में होना चाहिए मेरे हिसाब से, एज अ गुड मिलिट्री सोल्जर। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और एक सरीकिया। पंजाब में भी एक एरिया है सरीकिया जहाँ दूसरी सरीकी लैंग्वेज बोली जाती। अच्छा। तो 5 टुकड़े कर दीजिए आप, तो वो आपस में लड़ते रहें, शांति करें, लड़े मरे, हमको क्या करें? हमको चैन से जीने दें। मुझे अब एक चीज़ और समझाएं कि क्या जब पहलगाम हुआ या ऐसा कोई भी अटैक जब होता है, तो क्या उसके बाद आर्मी तैयारी करना शुरू करती है कि हमें कैसे जवाब देना है, हमें कहाँ अटैक करना है? जैसे हम अगर ईरान और इजराइल की बात करें, तो ईरान ने उसके बाद थोड़ी प्लानिंग करी होगी, वो तो पहले से सोच के रखा होगा ऐसा हुआ 40 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो क्या भारत में भी ये प्लानिंग पहले से होती है कि अगर पाकिस्तान ने अटैक किया, कोई आतंकी हमला हुआ, तो हमारी तीनों सेनाएं कैसे जवाब देंगी? ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग, कि अगर ये चीज़ हो तो हम ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन सरकार को पेश किए जाते हैं, आदेश सरकार को देने होते हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी आदेश नहीं दिया कि बॉर्डर पार करो, नहीं ये हो जाएगा, वो अमेरिका नाराज हो जाएगा, आपके लोग मर गए तो गली के कुत्ते हो, नाली के कीड़े हो, हिंदुस्तानी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? श्वेत थोड़ी ना हो, तुम गोरे थोड़ी ना हो कि तुम मर गए तो हम रोते रहेंगे।
नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कमाल है, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहें, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर लोगों ने दिखा दिया, अच्छा तुम्हारा अगर ये एटीट्यूड है तो तुम सरकार में नहीं रहोगे। अब हैं ऑपोजिशन में बैठे, रोते रहो, चिल्लाते रहो, और वो सरकार आई है जो एक्शन लेगी। सिंपल, डेमोक्रेसी का यही तो फलसफा है ये कि लेकिन इफ यू डोंट केयर फॉर द पीपल्स लाइव्स देन यू विल पे अ पॉलिटिकल प्राइस, एंड दे पेड अ पॉलिटिकल प्राइस। उसके पीछे कांग्रेस कभी कोई मजबूरी बताती हो कि ये वजहें रही हमारी जवाब ना देने की? नहीं ऐसा नहीं, रहा है? ये वजह, मतलब वजह सिर्फ एक थी कि वो अमेरिका से आदेश ले लो। मैंने कहा बोला नहीं, नहीं करोगे, हम पाकिस्तान के थ्रू हमारी फौजों की सप्लाई हो रही, तो पाकिस्तान को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ, खत्म। तो कांग्रेस इतना बदल कैसे गई सर? ये वही कांग्रेस थी इंदिरा गांधी वाली, और फिर ये थी, वही, हाँ वो थी। ये वो कांग्रेस है जो अपनों इंदिरा का गांधी खून बेचारी को भेजा है। मार डाला गया यार, डोंट यू सी, शी वाज असैसिनेटेड। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत सारी ताकतें थी इसके पीछे, और अंदर के लोग भी थे इसके पीछे, जो बाद में हावी हो गए वहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज द सैड फैक्ट कि भारत में एक ट्रेटर जीन है, जयचंद जीन, मीर जाफर जीन, जिसका आप हमेशा ही जिक्र करते हैं जब भी पॉडकास्ट होता है। Correct. आप ज़रूर उसके बारे में बताते हैं। ये ऑप सिंदूर 10 दिन अगर और चल जाता, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट पाकिस्तान तक पहुँचे। वो तस्वीर जो उन्होंने नहीं देखी है, वो आज ऑप सिंदूर के 1 साल पूरा होने पे वो समझें कि उन्होंने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान ने नाक रगड़ी, हमने ऑप सिंदूर रोका, पॉज किया। अगर ये 10 दिन और चल जाता तो पाकिस्तान नक्शे पे दिखाई दे रहा होता दुनिया के। पाकिस्तान की हालत बहुत पतली होती अगर ये चलता, क्योंकि पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हमारे पास थी। ठीक है, पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हमारे पास थी, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम आती कि एक कॉर्नर्ड स्टेट सिंड्रोम बोलते हैं। अब चूहे को भी एक कोने में डाल दो तो वो खड़ा होके वापस अपने दांत दिखा देता है, हाँ, कोने में। सो कॉर्नरिंग के लिए मतलब इसको एक एस्केप क्लॉज देना ज़रूरी हो जाता है, अनलेस आप इसके न्यूक्लियर हथियार पूरी तरह से, जैसे हमने शुरू कर दिया था सिंदूर में, डिफैंग कर दो। और अगर ये दोबारा करेगा तो ये चाहे कोने में घुसे और दांत दिखाए, कुछ भी करे, अब हमको मालूम है कि हम इसके न्यूक्लियर बॉम्ब का तोड़ हमारे पास है, इसलिए संभल के रह, इसलिए अगली बारी तू बचेगा नहीं, अगली बारी बचना बहुत मुश्किल है। सुना पाकिस्तानियों, अगली बार बचना बड़ा मुश्किल है। अब सर मुझे आप ये बताइए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद मैं आपसे पूछूं कि डिप्लोमैट तरीके से भी और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने क्या सीखा और दुनिया को इससे क्या सबक मिला? दुनिया को ये सबक मिला कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, यू नो, यू कैन न्यूट्रलाइज small nuclear powers atomic weapons and yet fight a full scale war. Prime lesson to be learnt by the whole world. और पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री भी बच नहीं सकता अगर इंडिया मेक्स अप इट माइंड कि अनफ इज अनफ। तब तुम्हारा न्यूक्लियर आर्सेनल भी, तुम्हारे जखीरा भी तुम धरे रह जाओगे। यू कैन शव इट वेयर द सन डोंट शाइन। एक चीज और सीखी सर कि युद्ध शुरू तो करना है, खत्म कैसे करना है। हाँ, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। वो भारत ने दिखाया कि इतनी डोमिनेंस थी कि वी कुड स्टार्ट ऑन आवर टर्म्स, फिनिश ऑन आवर टर्म्स, जो कि अमेरिका नहीं कर पाया है ईरान के साथ। ठीक बात, अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ है, ऑफ रैंप नहीं मिल रहा, गले पड़ गया, पंगा तो लिया, गले पड़ गया दूसरा। क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद बहुत सी अब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो जो 22-23 मिनट का हमारा ऑपरेशन था और टोटल 88 आवर का जो ऑप सिंदूर का ऑपरेशन था, उसमें हमने
पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% हिस्सा तकरीबन ख़त्म कर दिया, 20 से 25%। अब 20 से 25% देखिए आपके उसके मैंने बताया 12 में से 11 एयर बेसिस वर डिस्ट्रॉयड। हाँ। एयर क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बंकर्स डिस्ट्रॉयड इन नूर खान एंड मुरीद, ठीक है। रनवेज क्रेटर्ड इन 4 एयरफील्ड्स। आपके जो हैंगर्स थे जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। और मैंने बताया कि आपके कोई 13 जहाज तो बाई ऑफिशियल काउंट एंड इफ़ यू गो बाई ऑसेंट सोर्सेज कोई 15 से 20 जहाज पाकिस्तान के उड़ गए हैं इधर इन द एयर और ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यू कैन वर्क आउट द परसेंटेज कितनी। ये कितना बड़ा नुकसान होता है? नहीं ये 4 दिन के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। अगर लड़ाई लंबी चलती तो इनकी तो आधी से ज़्यादा एयरफोर्स खलास हो जाती, छोड़नी नहीं थी लोगों ने। लगातार बॉम्बिंग कैंपेन जारी रहते नाइट आफ्टर नाइट और आप कख नहीं कर पाते सिवाय न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देने के कि मुझे बचा लो नहीं तो मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। हाँ? क्योंकि अब हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो एक दो चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ। पहला तो ये कि कश्मीर ही क्यों और पाकिस्तान के लिए कश्मीर के क्या मायने हैं? नहीं पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक बहाना है लड़ाई लड़ने का, यू नो कि कोई बड़ी वजूहात नहीं, कोई नहीं। पाकिस्तान वॉज मेड ऑन द 2 नेशन थ्योरी। तो उसके मुताबिक तो अगर हैदराबाद में मुस्लिम हैं तो वो पाकिस्तान होगा, अगर बांग्लादेश के पास मुस्लिम है तो वो पाकिस्तान होगा। तो बांग्लादेश के लोगों ने बता दिया कि गेट लॉस्ट, उनके पास ज़्यादा मुस्लिम्स हैं देन पाकिस्तान। And yet it broke away and became an independent country. So just being Muslim doesn't mean that you have, जहाँ भी मुस्लिम्स की लॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड है तुम्हारे बाप की है, दे आर लॉयल इंडियन मुस्लिम्स। भाई इस्लाम वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता। जिस देश में हैं आप वो वहाँ के वफादार रहो और रहते हैं। और हमारे देश में अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद, परम वीर चक्र, ब्रिगेडियर उस्मान, महावीर चक्र, ये सब नाम कहाँ से? हमारी फ़ौज में मुस्लिम्स हैं ना जिन्होंने भारत में आज़ाद हिंद फ़ौज में तीन में से 2 जनरल्स मुस्लिम थे। आज़ाद हिंद फ़ौज नेताजी मोहम्मद जमान कयानी और शाह नवाज़ खान मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स they are Indian citizens, they will be loyal to India. Why should they be loyal to you? नहीं कश्मीर में मुस्लिम हैं तो कश्मीर हमारे बाप का है। अरे says who? You know? और अभी भी आके ये पीपनी बजानी शुरू कर दी ये सपेरे ने, ये जो मुल्ला आसिम मुनीर है, 2 nation theory. To hell with the 2 nation theory. Who believes in the 2 nation theory? You and your moth-eaten Pakistan. How long will you last? How long are you going to last? बेच दिया है अपना देश, आधा अमेरिका को, आधा चीन को, आधा सऊदी अरेबिया को, यूएई को भी बेचा हुआ था। उसने कहा मेरे पैसे वापस कर, तो फिर सऊदी अरेबिया से पैसे लेके यूएई के पैसे वापस किए हैं। पे फ्रॉम पीटर टू बोरो फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ठीक बात। अब मुझे एक आखिरी सवाल मेरा है, आप वो बताएं, आत्मनिर्भर भारत पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें हर किसी को समझ में आ गया है कि खुद के ऊपर विश्वास रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, रक्षा क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना बढ़ना बाकी है, कहाँ कमी रह गई है? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। देखिए हमने काफ़ी स्ट्राइड्स लिए हैं आत्मनिर्भरता में। प्रॉब्लम हमें कहाँ आ रही है? जेट इंजन हम अपने देश में नहीं बना पा रहे। ये जो कावेरी इंजन फेल हो गया, इट हैज़न्ट वर्कड एज इट शुड हैव। अब देखिए प्रॉब्लम ऐसी है कि हमने जो भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अपने देश में बनते हैं, आस्त्रा BVR मिसाइल्स अपने देश में बनते हैं, और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल हमारे देश में बन रहे हैं, खूशाब हमारे देश में बनना शुरू हुआ है जो S-400 के बराबरी का है, ठीक है। हम अर्जुन टैंक अपने देश में बना रहे हैं, हम फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन अपने देश में बना रहे हैं,
ठीक है। प्रॉब्लम हमारी जेट इंजन है, आमका जो है वो अभी 10 साल लगेंगे। तो अब देखिए बड़ी बातचीत हो रही थी, हमारा प्रॉब्लम है टाइम, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अब आप बोले साहब हम 10 साल में खरीद लेंगे, ठीक है साहब कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द ब्लडी टाइम। अब हम बात सुन रहे थे कि आप रफाल खरीदोगे, 160 खरीदोगे, वेयर आर दे? उधर से देरी हो रही है। अब उधर से देरी हो रही है चाहे इधर से देरी हो रही है, मिल तो एयरफोर्स को नहीं रहे ना। अगर कल लड़ाई हो जाती है यू विल हैव टू फाइट विदाउट दैट। तो एक अभी कहा जा रहा है कि भाई अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं फ्रांस वाले, तो आप 200 सुखोई 30 MKI और ले लो, वो तो हमारे देश में बनते। बट बिल्ड अप द नंबर्स, क्योंकि आपके जो जैगुआर जहाज हैं 5 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं, आपके जो 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 रिटायर होने वाले हैं, आपको वो गैप तो भरना है ना भाई। आपकी जो एयरफोर्स सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42, कितने स्क्वाड्रन है आपके पास आज के दिन? 28। पाकिस्तान के कितने हैं? 25। यानी आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन, चीन के 50 स्क्वाड्रन और बांग्लादेश के 4 स्क्वाड्रन, वो सारों से निपटना है आपने। 28 स्क्वाड्रन से करोगे? मतलब कहाँ की अकलमंदी है भाई? Why has it taken so long? ब्यूरोक्रेसी भी डैम। अब स्पीड अप करिए, फाइंड आउट अ वे टू स्पीड अप, यू कांट वेट। फिर अगला, अमेरिका क्या कहेगा? एक ये ड्रामा है हमारे देश में भाई। 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है 0। आपका जो आमका बन रहा है 10 साल लेगा। आमका जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन 10 साल लेगा। चीन के पास 400 5th जनरेशन फाइटर आज के दिन है और 5 साल के बाद 1000 होंगे। हमारे पास एक भी नहीं, 0, ठीक है। और जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं वो चीन में गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए J-35 5th जनरेशन फाइटर पे, इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है। तो क्या करोगे आप? अपनी एयरफोर्स के बोलोगे नहीं नहीं कोई फिक्र नहीं पड़ता, जाओ 4.5 से 5 जनरेशन फाइटर से लड़ो, हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। यू नो, आई मीन समवेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन नाउ कि टाइम नहीं है साहब। तो रूस ने आपको ऑफर किया है Su-57 5th जनरेशन फाइटर, और अभी तक यहां हिचकिचाहटें लेने में अमेरिका नाराज हो जाएगा तो भाड़ में जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तुमको तंग करने के लिए काफी नहीं किया है। अब आपको अगर चाहिए Su-57 तो चाहिए, बाई इट एंड बी डन विद इट, विल हैव टू बाई इट, ठीक है। और वो तो कह रहा है कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सोर्स कोड दे रहे हैं, अपने देश में बनाओ। और क्या चाहिए? तो प्रॉब्लम क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। हाँ। सो आप करिए, जल्दी करिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। वो कहाँ तक अकलमंदी है या जायज़ है? यू हैव नो टाइम, यू हैव टू ब्लडी वेल डू इट फास्ट। हमारे देश में एक सोच है कि हाँ हो रहा है, हो जाएगा, 10 साल में लगे, पहले भारत मंडपम बनाओ, पहले दूसरी पार्लियामेंट बनाओ, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बहुत अच्छा है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन डिफेंस का खर्चा क्यों अकर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, कोई और इस्तेमाल करेगा आके। यही तो प्रॉब्लम थी हमारे देश में। जब नादिर शाह आ रहा था तो यहाँ मुगल कोर्ट में कत्थक हो रहा था, तो बोला साहब नादिर शाह जम्मू कश्मीर पहुँच गया है, तो बोला अभी दिल्ली दूरस्त, अब दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, लेट द डांसिंग कैरी ऑन। फिर बोला साहब पंजाब आ गया है, अब दिल्ली दूरस्त, फिर बोला साहब इधर आ गया है।
तो फिर मार खाई, अच्छी तरह मार खाई। खूनी दरवाजा किसके लिए बना? वो काट काट के मुंडों के ढेर लगा दिए। तो साहब हमारे देश में एक आदत है बड़ी खराब कि डिफेंस पे खर्चा करना बड़ा खराब लगता है। कथक पे खर्चा कर लेंगे साहब, है, बट डिफेंस पे नहीं करेंगे। फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा है। फिर तुम भी फालतू हो यार, अगर ये फालतू खर्चा है तो हम भी फालतू हैं सारे। इफ यू कांट सेव योर प्रोटेक्ट योर कंट्री, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गुड बिल्डिंग, गुड दिस गुड दैट? यू हैव टू प्रोटेक्ट। देश है तो हम है ना। तो अभी तो फिर दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए भी, आत्मनिर्भर भारत। बिकॉज वी, अगर आप कह रहे हैं, देखिए आप ही सवाल पूछ रही थी कि अगर पाकिस्तान कुछ करे तो देन आपको भी, यू हैव टू बी रेडी। यू कांट से कि मेरे पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है, मैं 10 साल बाद पाकिस्तान को देख, 10 साल बाद चीन ने ताइवान को निगल चुका होगा, बिल्कुल फ्री होगा तुम्हारी ऐसी तैसी करने की। यू वांट टू वेट टिल देन? यू हैव नैरो विंडो, either you use it or you don't. And not using that window of opportunity means there are opportunity costs and consequences. जय भारत, जय हिंद। जाते जाते आपने डरा दिया सर, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचे। मैं तो खौफ में आ गई। It is better to be alert than to be sanguine. वो ज़रूरत से ज़्यादा, हाँ जी ठीक है, it's not okay. We have very little time. We have कमी to बहुत speed है। up. हाँ। We have to speed. We are doing good. ऐसे नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, हाँ। बहुत कुछ हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ये बन गया है, रोड्स शोड्स बॉर्डर तक पहुंच गई हैं जो नहीं थी पहले, और देश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट फाइटर, तेजस, अर्जुन टैंक शैंक सब बन रहे हैं, बट अभी काफी नहीं है। दुश्मन इससे ज्यादा, हाँ, यू हैव टू कम्पीट विद चाइना, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश भी उचक पड़ा, फिर 3.5 फ्रंट। सिर्फ पाकिस्तान को मजा नहीं चखाना है, और वैसे भी जो आगे बढ़ता है, जो तरक्की करता है, उसके 4 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम ईर्ष्या जलन तो लोगों को ऐसे ही होती है। ठीक बात। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान जैसे मोहरे पालते हैं कि आपको उनके जरिए उंगल करी जाए। लेकिन बहुत गहन चिंता के साथ अब आप मुझे विदा आज कर रहे हैं। ये जो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, आई एम नॉट, मैं अलार्मिस्ट नहीं हूँ, रियलिस्टिक हूँ। वी शुड गेट अलार्म बट वी शुड बी रियलिस्ट। और यही वजह है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कमेंट सेक्शन भरा रहता है जिसमें लोग आपकी खूबियां बता रहे होते हैं, आपको असली हीरो कह रहे होते हैं, देश का सच्चा सिपाही कह रहे होते हैं। मैं नहीं जानती सर आप हमारा कमेंट सेक्शन कितना पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो सुबह से रात हो जाएगी। और आई एम श्योर आपकी तबीयत अगर खराब भी होगी तो अच्छी हो जाएगी, बीपी लो होगा तो अच्छा हो जाएगा। इतना प्यार आपको लोगों का मिलता है हमेशा। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉर बीइंग काइंड टू एन ओल्ड सोल्जर। बिल्कुल। और जिस तरह से जब आप फौज में थे आपने तब भी देश सेवा की, अब जब आप नहीं भी हैं उसके बाद भी हम देख रहे हैं सुबह शाम हमें जागरूक करने से लेके, हमारे साथ बैठने से लेके, किताबें लिखने से लेके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब देश सेवा में कहीं कमी नहीं रह गई है। और इस उम्र में सर इतना काम कर रहे हैं जितना शायद मैं अभी नहीं करती हूँ। और ये हम जितनी बार यहाँ आते हैं वो महसूस भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। यह आखिरी सवाल और उसकी चिंता के साथ मैं जा रही हूँ। उम्मीद है अगली बार जब आऊंगी तो वो चिंता आपसे बात करके फिर थोड़ी कम होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।